तो हम अब विलियन की कंसंट्रेशन पढ़ने के बाद अब विलियन के प्रमुख करैक्टर पढ़ेंगे। विलियन के प्रमुख करैक्टर में सबसे पहला करैक्टर है वाष्प दाब। अब हम देखेंगे कि विलियन का वाष्प दाब किस तरीके से होता है। वाष्प दाब को हम वेपर प्रेशर कहते हैं, शॉर्ट में हम वीपी का प्रयोग करेंगे। तो वाष्प दाब के लिए हम देखते हैं कि एक कंटेनर में हम कोई वाष्पशील द्रव ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर, इसमें हम वाष्पशील द्रव ले लें। कंटेनर में हमने ले लिया वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव H2 ले लिए, वाटर हमने ले लिया वाष्पशील। ऐसा द्रव यहाँ पर लेंगे जो वाष्प में बदल सकता है। इसका मतलब लिक्विड से जो वाष्प बना सकता है ऐसा ही द्रव लेंगे। ऐसे द्रव को वाष्पशील द्रव कहते हैं। जैसे H2O लिक्विड लेंगे तो ये वाष्प में बदल सकता है, इसलिए ये वाष्पशील द्रव है। तो हम वेपर प्रेशर पढ़ने के लिए क्या देखेंगे, अगर कोई द्रव है, एक क्लोज्ड कंटेनर में कोई द्रव ले लिया गया है, तो एक कुछ निश्चित ताप पर ये द्रव के जो मॉलिक्यूल होंगे ये वाष्प में बदलने लगेंगे। द्रव के मॉलिक्यूल ये वाष्प में बदलने लगेंगे। इसका मतलब अगर हम ये बोल दें कि द्रव जो है हमारा, द्रव ये जो है ये वाष्प में बदल जाएगा, या आप कह सकते हैं गैस में बदल जाएगा। तो द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं, वाष्पन। और वाष्पन को हम कहते हैं इंग्लिश में इवापोरेशन, इवापोरेशन, इवापोरेशन। इसका मतलब अगर द्रव से वाष्प बन रहा है, द्रव का मॉलिक्यूल वाष्प के मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पन या इवापोरेशन। कुछ देर के पश्चात क्या होगा कि वाष्प के कणों की संख्या इस कंटेनर में बढ़ने लगेगी। ज़्यादा होने पर वाष्प के कण परस्पर कोलाइड करेंगे, परस्पर टकराएंगे। टकराने से ये फिर द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि वाष्प अगर के मॉलिक्यूल ये द्रव में परिवर्तित होने लगेंगे। जब वाष्प के मॉलिक्यूल द्रव में परिवर्तित होने लगें तो उस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। संघनन, संघनन को अंग्रेजी में कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। तो ये दो क्रियाएं चलती रहेंगी। जब किसी कंटेनर में वाष्पशील द्रव भरा रहेगा तो एक बार वाष्पन की क्रिया होगी। इसका मतलब द्रव जो होगा वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, जो पदार्थ द्रव होगा वाष्प में बदलेगा। इस क्रिया को वाष्पन या इवापोरेशन कहेंगे। कुछ समय के पश्चात जब वाष्प के कणों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वाष्प के कण द्रव के मॉलिक्यूल में यानी कि फिर से रिवर्स क्रिया होने लगेगी। इस क्रिया को हम संघनन कहेंगे या कंडेंसेशन कहेंगे। कुछ विशिष्ट एक स्पेशल टेम्परेचर होगा जिस पर वाष्पन और संघनन दोनों क्रियाएं साम्यावस्था में हो जाएंगी। इसका मतलब द्रव से वाष्प बनना, इसको हम कहते हैं वाष्पन, और फिर वाष्प से द्रव बनना, इसको हम कहते हैं संघनन। संघनन, संघनन। तो अगर वाष्पन और संघनन दोनों की दर समान हो जाए, इसका मतलब ये दोनों प्रक्रियाएं एक साम्यावस्था में आ जाए। दोनों प्रक्रियाएं जब साम्यावस्था में आ जाती हैं तो उस समय द्रव के वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर, यानी कि अगर ये सरफेस है लिक्विड की, द्रव की सतह है, तो इस द्रव की सतह पर इस वाष्प के अणुओं के द्वारा डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाएगा। तो यहाँ पर डिफाइन करने के लिए क्या तरीका है कि जब एक वाष्पशील द्रव को किसी एक क्लोज्ड कंटेनर में बंद करते हैं तो प्रारंभ में द्रव के अणु वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। फिर वाष्प के कणों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, वाष्प के कण परस्पर टकराकर वाष्प से फिर से द्रव में परिवर्तित होने लगते हैं। इस क्रिया को संघनन कहते हैं। कुछ विशिष्ट टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर वाष्पन और संघनन दोनों की दर समान हो जाती है। इसका मतलब दोनों की दर समान होने का मतलब ये क्रिया साम्यावस्था में आ जाती है। तो जब क्रिया साम्यावस्था, इसका मतलब वाष्पन की दर बराबर हो जाती है संघनन की दर।
का मतलब जितना द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है उतना ही वाष्प द्रव में जब परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं साम्यावस्था पर हो गई, साम्यावस्था। तो हम क्या देखेंगे कि साम्यावस्था पर जितने भी वाष्प इस कंटेनर में होंगे ये वाष्प क्या करेंगे, द्रव की सतह पर एक प्रेशर डालेंगे। द्रव की सतह पर जो भी प्रेशर डालेंगे उसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या कह दें, डेफिनीशन अगर हम देखेंगे वेपर प्रेशर की, वाष्प दाब की, तो क्या होगा, एक निश्चित ताप पर जब एक वाष्पशील द्रव को बंद पात्र में रखते हैं तो जब वाष्पन और संघनन दोनों क्रियाएं साम्यावस्था होती है तो उस दौरान वाष्प के कणों के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें तो क्या होगा, जब वाष्पशील द्रव को बंद पात्र में रखते हैं तो वाष्पन एवं संघनन क्रिया की साम्यावस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है। जब किसी वाष्पशील द्रव को एक क्लोज्ड कंटेनर में बंद कर लेते हैं तो प्रारंभ में द्रव के अणु वाष्प में परिवर्तित होते हैं, इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्प के कणों की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो वाष्प के कण टकरा कर फिर से द्रव में परिवर्तित होते हैं, इस क्रिया को संघनन कहते हैं। कुछ विशिष्ट ताप ऐसा होता है जिस पर द्रव से वाष्प का बनना और वाष्प से द्रव का बनना, इसका मतलब वाष्पन और संघनन दोनों क्रियाओं की दर बराबर हो जाती है, साम्यावस्था पर हो जाती है। उसी साम्यावस्था पर द्रव के वाष्प के द्वारा जो यहाँ पर वाष्प होगा, जो यहाँ पर गैसीय अणु होगा, उसके द्वारा द्रव की सतह पर जो डाला गया दाब होगा उसी को हम कह देते हैं वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कह देते हैं, वेपर प्रेशर। इसमें देखिए दो क्रियाएं हैं, एक होता है वाष्पन। वाष्पन को हम कहते हैं अंग्रेजी में इवापोरेशन, इसको इवापोरेशन। और एक दूसरा होता है बेटा वेपोराइजेशन, दोनों ही प्रक्रिया एक ही प्रक्रिया है। इसका मतलब जब द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाए उस क्रिया को इवापोरेशन भी कहते हैं और दूसरे इसी को वेपोराइजेशन भी कहते हैं। तो दोनों क्रियाओं में क्या होता है, द्रव बेटा वाष्प में परिवर्तित होता है, इवापोरेशन में भी और वेपोराइजेशन में। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। जो इवापोरेशन होता है वो हर टेम्परेचर पर हो जाता है, हर टेम्परेचर पर। जैसे द्रव अगर पानी लिया है तो 20 डिग्री सी 30 डिग्री सी पर, तो अगर इवापोरेशन जो होगा वो अकर्स एट एनी टेम्परेचर, अकर्स एट एनी टेम्परेचर। इसका मतलब ये जो घटना होगी वो किसी भी ताप पर हो सकती है। इसका मतलब द्रव से वाष्प का बनना, इवापोरेशन वो होता है जो किसी भी टेम्परेचर पर हो जाए। लेकिन वेपोराइजेशन क्या होगा, वेपोराइजेशन उस द्रव के बॉइलिंग पॉइंट या उसके ऊपर होता है। अगर हम यहाँ पर वेपोराइजेशन कराना चाहते हैं, वेपोराइजेशन प्रक्रिया कराना चाहते हैं, इसका मतलब द्रव को वाष्प में बदलना चाहते हैं, तो ये भी अगर वेपोराइजेशन टर्म देना चाहते हैं तो वो वेपोराइजेशन किस पर होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर, यानी कि क्वथनांक या उससे ऊपर, क्वथनांक या उससे ऊपर।
क्वथनांक या उससे ऊपर जब कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बेटा वेपोराइजेशन। और अगर क्वथनांक से नीचे अगर प्रक्रिया होती है तो इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। अगर किसी क्वथनांक के नीचे अगर द्रव वाष्प में बदलता है तो उसको कहते हैं हम इवापोरेशन। जैसे मान लो कि कंटेनर में जल भरा हुआ है, वाटर, यहाँ पर हमने ले लिया बेटा H2O, तो बेटा जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सी होता है। क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, क्वथनांक जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस द्रव को बेटा वाष्प में बदलना चाहते हैं, द्रव को वाष्प में बदलना चाहते हैं, तो 100 के नीचे अगर द्रव वाष्प में बदलेगा तो उस क्रिया को हम कहेंगे बेटा इवापोरेशन। अगर 100 के नीचे अगर कोई द्रव वाष्प में बदलता है, यानी कि पानी जो द्रव फॉर्म में है वो वाष्प में बदल जाता है लेकिन उसके क्वथनांक के नीचे, तब हम उसको कहेंगे इवापोरेशन। लेकिन अगर 100 डिग्री सी या उसके ऊपर, यानी कि जल के क्वथनांक या उससे ज़्यादा ताप पर अगर ये द्रव वाष्प में बदलता है तो उस क्रिया को कहते हैं वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर दो टर्म हैं, इवापोरेशन, इवापोरेशन, और दूसरा है वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। दो टर्म हैं। दोनों ही टर्म का मतलब होता है कि द्रव वाष्प में बदलना या द्रव का गैसीय अवस्था में बदलना। अगर ये जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी है तो ये बेटा क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर, कम ताप पर। और वेपोराइजेशन क्या होगा, 100 डिग्री सी या अधिक ताप पर, यानी कि उसके क्वथनांक से अधिक पर। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है, तो 100 डिग्री सी अगर अधिक ताप पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। अच्छा, जब 100 जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी है उससे ऊपर अगर द्रव वाष्प में बदलेगा तो ये बेटा आंतरिक अणु भी वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। इसका मतलब सतह के साथ साथ इसके आंतरिक भाग में जो जल का अणु होगा वो भी वाष्प में परिवर्तित होगा। लेकिन इवापोरेशन में क्या होगा, 100 डिग्री सी से कम ताप पर अगर जल द्रव वाष्प में बदलता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये सतही प्रक्रिया होगी, केवल सतह से द्रव का अणु जो होगा द्रव वो वाष्प में परिवर्तित होगा। तो ये दोनों इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। यानी कि अगर कोई द्रव है तो उसमें वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो पहला बेटा क्या है कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला है पदार्थ जो लिया गया है, जो पदार्थ उसकी हम प्रकृति देख लें। प्रकृति, अगर हम प्रकृति देख लें यानी कि पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, इसका मतलब नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस ले लें, नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस में हम क्या देखेंगे कि बेटा जिस भी पदार्थ में वाष्प बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, जब वाष्प बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी तो साम्यावस्था पर भी वाष्प ज़्यादा होगा, तो वाष्प दाब ज़्यादा होगा। तो जिस पदार्थ में वाष्प बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है उसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बेटा क्या कर लें, सॉलिड ले लें, लिक्विड ले लें और गैस ले लें। एक ही पदार्थ की 3 अवस्थाएं ले लें, सॉलिड, लिक्विड और गैस ले लें। जैसे यहाँ पर H2O आइस ले लें और यहाँ पर H2O लिक्विड ले लें और यहाँ पर H2O वाष्प ले लें या गैसीय अवस्था ले लें। तो ज़रा बताइए सबसे ज़्यादा वाष्प बनाने की प्रवृत्ति किस में होगी? सबसे ज़्यादा वाष्प बनाने की प्रवृत्ति गैस में होगी। यानी कि वाष्पशीलता का गुण अगर हम देखें, वाष्पशीलता किस में ज़्यादा होगी? वाष्प बनाने का गुण वाष्पशीलता कहलाता है। तो वाष्पशीलता बेटा गैस में सबसे ज़्यादा होगी,
इसलिए वाष्पदाब भी गैस का सबसे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वाष्पशीलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर के होगा। वाष्पशीलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर। वाष्पशीलता का मतलब क्या हो गया? जिस पदार्थ में वाष्प बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। अब खुद सोचिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज़्यादा वाष्प बनाने की प्रवृत्ति गैस में होती है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में वेपर प्रेशर भी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? गैस का हो जाएगा। ठीक। अब वाष्पशीलता किसकी ज़्यादा होगी? ऐसा पदार्थ जिसमें अंतराणु आकर्षण बल कम हो। अगर अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होता है तो वाष्प बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो वाष्पशीलता बेटा, वाष्पशीलता किसकी ज़्यादा होगी? जिसमें अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणु का आकर्षण बल कम हो। अंतराणु आकर्षण बल कम हो। देखिए, ये कम को इंडिकेट कर रहा है, ये अधिक को। अगर वाष्पशीलता ज़्यादा उसी की होगी जब अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणु आकर्षण बल कम होगा। तो जिस पदार्थ में अंतराणु आकर्षण बल, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें कम होगा उसकी वाष्पशीलता ज़्यादा होगी, और जिसकी वाष्पशीलता ज़्यादा होगी उसका वाष्पदाब ज़्यादा होगा। तो अगर हम बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस ले लें तो सबसे ज़्यादा आप सोचिए कि अंतराणु का आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस में कम होता है? गैस में अंतराणु का आकर्षण बल सबसे कम होता है। गैस के अणु दूर दूर होते हैं, तो दूर दूर का मतलब क्या हो गया? उसमें अंतराणु का आकर्षण बल कम होगा। तो जहाँ पर अंतराणु का आकर्षण बल कम होगा उसकी वाष्पशीलता ज़्यादा होगी, और जब वाष्पशीलता ज़्यादा होगी तो उसका वाष्पदाब भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो सॉलिड और लिक्विड और गैस में सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? जिसकी वाष्पशीलता ज़्यादा होगी। वाष्पशीलता जिसकी ज़्यादा होती है उसका अंतराणु आकर्षण बल कम होता है, अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम होता है। तो इस चीज़ से आपको ध्यान में रखना है टर्म कि पदार्थ की प्रवृत्ति। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम ले लें CH3CH2OH, फिर दूसरा ले लें बेटा CH2OH और CH2OH, ये पहला है और ये दूसरा पदार्थ है। तीसरा है CH2OH, CHOH और CH2OH। एथाइल एल्कोहल है और ये बेटा एथाइलिन ग्लाइकाल है, एथाइलिन ग्लाइकाल, और ये ग्लिसरीन है। 3 मॉलिक्यूल आपके पास दिए गए हैं। तो 3 मॉलिक्यूल जब आपके पास दिए गए हैं तो ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा वाष्पशीलता किसकी होगी? तो जिसमें अंतराणु का आकर्षण बल सबसे कम होगा। इसमें देखिए, जहाँ पर OH ग्रुप पाया जाता है वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बंध मिलता है। हाइड्रोजन बंध बनने की ये शर्त क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा रहे। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बंध मिलेगा, यहाँ पर भी क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की तीव्रता ज़्यादा होगी, 2 OH ग्रुप है, और यहाँ पर बेटा 3 OH ग्रुप होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड की तीव्रता ज़्यादा होगी। जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा वहाँ पर अंतराणु आकर्षण बल ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाया जाएगा? ग्लिसरीन में या ग्लिसरॉल में। तो ग्लिसरॉल में सबसे ज़्यादा अंतराणु, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा वहाँ पर बेटा अंतराणु आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। यानी कि अगर इन तीनों मॉलिक्यूल की बात करें तो अणुओं के मध्य आकर्षण सबसे ज़्यादा वहाँ पर होगा जहाँ पर अंतराणु आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अंतराणु का आकर्षण बल सबसे ज़्यादा है तीसरे वाले में। तो जहाँ पर अंतराणु का आकर्षण बल ज़्यादा होगा उसकी वाष्पशीलता कम होगी, तो वाष्पदाब भी कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 1 OH ग्रुप, यहाँ पर 2 OH ग्रुप, यहाँ पर 3 OH ग्रुप है। तो OH ग्रुप की संख्या बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्ड की तीव्रता बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की मात्रा बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड एक आकर्षण बल है, तो आकर्षण भी अणुओं के मध्य बढ़ता जाएगा। आकर्षण बढ़ेगा तो वाष्पशीलता घटेगी। वाष्पशीलता घटने से क्या होगा? वाष्पशीलता घटने से वाष्पदाब भी घट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें अंतराणु का आकर्षण बल बढ़ रहा है,
तो अंतराणु आकर्षण बल बढ़ने से वाष्पशीलता घटेगी। अगर हम ये पहला दे दें मिथाइल अल्कोहल के लिए, दूसरा ग्लिसरॉल के लिए, तीसरा एथाइल अल्कोहल के लिए, तो तीनों में सबसे ज़्यादा वाष्प दाब किसका होगा? पहले वाले का। पहले वाले का वाष्प दाब क्यों ज़्यादा होगा? वेपर प्रेशर एथाइल अल्कोहल का क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि एथाइल अल्कोहल में अंतराणु आकर्षण बल कम है। तो जिस भी यौगिक में अंतराणु आकर्षण बल कम होगा उसकी वाष्पशीलता ज़्यादा होगी, तो उसका वाष्प दाब भी ज़्यादा हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इसमें। अगर हम यहाँ पर बेटा H2O ले लें और अल्कोहल ले लें, यानी कि C2H5OH ले लें, दोनों ही वाष्पशील द्रव है। जब दोनों ही वाष्पशील द्रव है तो उसमें हम देखेंगे किसकी वाष्पशीलता ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर ये देख रहे थे शराब, और ये तो बेटा पानी है, वाटर है, दोनों ही वाष्पशील द्रव है। अब खुद सोचिए कि ज़्यादा वाष्पशील कौन है। अब पानी और शराब रखा रहता है तो इसकी दुर्गंध तुरंत आ जाती है, इसका मतलब इसकी वाष्पशीलता ज़्यादा होगी। जिसकी वाष्पशीलता ज़्यादा है तो इसका मतलब इसके अणुओं के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल कम है। यहाँ पर अंतराणु का आकर्षण बल कम मिलेगा, यहाँ पर अंतराणु का आकर्षण बल ज़्यादा मिलेगा। देखिए दूसरा तरीका क्या, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, क्योंकि OH ग्रुप जहाँ पर भी होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन बेटा पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रबलता ज़्यादा होती है, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रबलता ज़्यादा होती है। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है, जबकि एथाइल अल्कोहल 2 ही मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की जो प्रबलता होगी वो ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर आकर्षण बल ज़्यादा होगा। अगर हम देखें बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज़्यादा होगा? H2O का। तो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उसकी वाष्पशीलता कम होती है। तो अगर H2O और C2H5OH में अगर हम देखें तो बेटा किसकी वाष्पशीलता ज़्यादा होगी? C2H5OH की, जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान कम होता है। तो ये हो जाएगी वाष्पशीलता। वाष्पशीलता अगर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, जिस भी मॉलिक्यूल में वाष्प बनाने की क्षमता ज़्यादा होती है तो साम्यावस्था पर ज़्यादा वाष्प मिलेंगे, और वो वाष्प ज़्यादा जब वाष्प होंगे तो मॉलिक्यूल की सतह पर वाष्प दाब भी ज़्यादा डालेंगे। तो वाष्पशीलता ज़्यादा होने पर उसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखे रहें। नेचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई पदार्थ है तो उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। गैस का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर मॉलिक्यूल सेम क्रियात्मक समूह के हैं या सेम नेचर के हैं तो उसमें ये देखा जाएगा कि किसमें आकर्षण बल ज़्यादा है। तो आकर्षण बल के लिए बेटा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसमें हमने बताया। अब यहाँ पर देख लीजिए दूसरा फैक्टर क्या है। दूसरा फैक्टर है बेटा टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। बेटा वाष्पदाब को टेम्परेचर इफेक्ट करता है। जैसे मान लो कि हमारे पास H2O ये लिक्विड है। लिक्विड H2O वाष्प में कब बदलेगा? ये वाष्प यानी कि गैसीय अवस्था में कब चला जाएगा? जब लिक्विड को गर्म किया जाए। जब लिक्विड को गर्म किया जाएगा तो ये वाष्प में बदल जाएगा। ठीक, इसका मतलब इस लिक्विड को कुछ ऊष्मा दी गई होगी, ये ऊष्मा को ग्रहण करके ये द्रव वाष्प में बदल गया। अगर ऊष्मा को ग्रहण करके द्रव वाष्प में बदल गया तो ये कौन सी क्रिया दिखाएगा बेटा? ऊष्मा शोषी क्रिया। ऊष्मा शोषी क्रिया। इसका मतलब अगर लिक्विड बेटा वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि द्रव जो है वो वाष्प में बदल रहा है, तो कौन सी क्रिया होगी? ऊष्मा शोषी। इसको हम कहते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप चीज़ें ध्यान में नोट कर लीजिए कि जितनी भी ऊष्मा शोषी क्रियाएं होती हैं उसके लिए एंथैल्पी में परिवर्तन, डेल्टा H का मान एंथैल्पी में परिवर्तन प्लस आता है, यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है। जैसे मान लीजिए हमने +Q किलो कैलोरी लिख दिया, तो जब डेल्टा H का मान प्लस में दिया जाए
तो जान जाइए कि कौन सी क्रिया है, ऊष्मा शोषी है। तो द्रव जब वाष्प में परिवर्तित होता है तो वो क्रिया ऊष्मा शोषी होती है, जिसके लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है। अर्थात ये वाटर जब भी ऊष्मा को ग्रहण करेगा तभी वो वाष्प में बदलेगा। जैसे देखो H2O ये लिक्विड है, इसने ऊष्मा को ग्रहण कर ली, ऊष्मा को ग्रहण कर ली। मान लीजिए कि +Q किलो कैलोरी ऊष्मा इस वाटर ने ग्रहण कर ली, तो ये क्या बना लेगा बेटा, H2O। ऊष्मा को ग्रहण करके ये लिक्विड अब किस में बदल जाएगा बेटा, वाष्प या गैस में, लिक्विड या वाष्प या गैस में बदल जाएगा। यानी कि ये इक्वेशन भी ऊष्मा शोषी क्रिया को इंडिकेट कर रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O लिक्विड गिव्स आउट H2O। अब ये वाष्प में बदल गया है, यहाँ पर प्लस है तो इधर क्या कर दे बेटा, माइनस Q किलो कैलोरी। देख ले ध्यान से, चाहे इस तरीके से लिखिए चाहे इस तरीके से, दोनों ही प्रोसेस किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ऊष्मा शोषी के लिए। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला इंडिकेशन हम ले रहे हैं, दूसरा वाला इंडिकेशन हम ले रहे हैं। यानी कि H2O, देखो H2O अगर लिक्विड से वाष्प में जाता है तो ऊष्मा शोषी क्रिया होगी, ऊष्मा को ग्रहण करके, इसने ऊष्मा को ग्रहण किया, यहाँ पर प्लस होगा तो इस प्रोडक्ट साइड में -Q हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है। बेटा जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को खुद सोचो, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वाष्पशीलता बढ़ जाएगी, वाष्पशीलता वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। वाष्पशीलता बढ़ने से वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आप एकदम फिक्स कर लीजिए दिमाग में कि किसी भी रिएक्शन में अगर हम वाष्प दाब पढ़ना चाहते हैं द्रव का, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्पशीलता बढ़ेगी, तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं किस तरीके से टेम्परेचर का, बेटा कोई भी इक्वेशन होता है उस पर टेम्परेचर का प्रभाव ला शातेलीय नियम से पढ़ते हैं। ला शातेलीय नियम, ला शातेलीय नियम क्या कहता है, किसी भी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया उस ओर विस्थापित होती है जिधर ताप में कमी होती है, और ताप अगर घटा दिया जाए तो अभिक्रिया उधर भागेगी साम्यावस्था के लिए जिधर ताप में वृद्धि हो रही है। तो इसको हम जरा समझ लें कैसे। H2O वाष्प में -Q किलो कैलोरी, बेटा जब -Q किलो कैलोरी है, यहाँ से हीट निकल रही है तो यहाँ पर टेम्परेचर लो हो जाएगा, इस साइड को हम बोल देंगे लो टेम्परेचर, और इसके अगेंस्ट वाला ये क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर। देखिए जहाँ पर ऊष्मा माइनस है उस साइड को आप लो टेम्परेचर कर दीजिए, और उसके अपोजिट वाला हो जाएगा अपने आप हाई टेम्परेचर। अब देखिए ऊष्मा ताप बढ़ाने पर, तो ला शातेलीय नियम क्या कहता है, ला शातेलीय नियम क्या बोलता है, बोलता है कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया उधर भागेगी जिधर ताप में कमी होती है। तो जरा हम ताप बढ़ा रहे हैं, देखो इस अभिक्रिया में ताप बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया उधर जाएगी जिधर ताप में कमी हो रही है। तो ताप बढ़ाया जाएगा तो उधर भागेगी जिधर ताप में कमी हो रही है। तो ताप में कमी, ये लो टेम्परेचर है, तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया उधर जाएगी, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया कम ताप की ओर भागेगी, कम ताप की ओर, कम ताप की ओर। ताप अगर बढ़ाया जाएगा तो अभिक्रिया कम ताप की ओर भागेगी। तो ताप बढ़ाया हमने इस रिएक्शन में, इसका मतलब H2O को हीट देकर, टेम्परेचर देकर लिक्विड को वाष्प में परिवर्तित करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, ताप हम बढ़ा दिए, तो इस अभिक्रिया के इक्वेशन में अगर हम देखते हैं ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया किधर शिफ्ट होना चाहेगी, किधर प्रतिस्थापित होना चाहिए, कम ताप की ओर। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया कम ताप की ओर, अग्र दिशा में कम ताप है, तो ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा में ही जाएगी। क्यों, क्योंकि ला शातेलीय नियम क्या बोलता है कि ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया उधर भागेगी जिधर ताप में कमी होती है। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया ताप में कमी की ओर भागेगी। अब हम ताप बढ़ाते हैं इस इक्वेशन में, तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, लो टेम्परेचर यहीं पर मिल रहा है ना, ताप बढ़ाएंगे तो कम ताप की ओर भागेगी। तो हाई टेम्परेचर और ये लो टेम्परेचर, तो ताप हमने बढ़ा दिया, अभिक्रिया अग्र दिशा में जा रही। तो अग्र दिशा में क्या मिल रहा है, इसका मतलब वाष्प ज़्यादा मिल रहा है, अग्र दिशा में वाष्प ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ से तय हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी रिएक्शन में तो द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाती है। ताप बढ़ाने पर द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाती है, तो वाष्पशीलता ज़्यादा होगी, जिससे क्या हो जाएगा, वाष्प दाब ज़्यादा हो जाएगा।
तो ये चीज़ हमेशा फीड कर लीजिएगा दिमाग में कि किसी भी द्रव के लिए अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर वाष्प ज़्यादा बढ़ते हैं तो वाष्पशीलता बढ़ेगी, तो वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा।